हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सारे टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। मैंने ईवीएस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉपुलेशन और भी बहुत सारी। तो जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और आप उनसे चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सिटीजन्स राइट्स, जो कि आपका एक टॉपिक है सिलेबस। अगर आप देखोगे केवीएस पीआरटी ईवीएस सेक्शन का, तो आपको मिलेगा सिटीजन्स राइट्स। सिटीजन्स राइट्स का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको सारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार करा दिए हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक। आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2, और पार्ट 2 में जो भी सिटीजन्स राइट्स या एक्ट मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं वो सारे एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। आई मीन सारे एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो आपका सारा फुल्ली पेपर जो था ना, ईवीएस पार्ट और आपका जो साइंस पार्ट था, वो सारा आपका एनसीईआरटी बेस्ड था। तो इस वजह से सिटीजन्स राइट्स भी हम एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट आप अपना स्क्रीन पर देख सकते हो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है 2005 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि पहले जो फैमिली प्रॉपर्टी होती थी या फादर की प्रॉपर्टी होती थी या फोर फादर्स की, तो वो जो थी ना वो सिर्फ बेटों में बंटती थी। लेकिन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट, जो इक्वल शेयर है प्रॉपर्टी का, वो बेटों के साथ साथ बेटियों के लिए भी है और मदर के लिए भी है, ठीक है। तो सबको इक्वल शेयर मिलता है। तो वो चीज़ अलग है। मैंने आपको ये चीज़ लोकल गवर्नमेंट जब पढ़ाई थी तब आपको ये वाला अमेंडमेंट एक्ट भी कराया था। तो मैंने वहाँ भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर बेटियों को हक है इक्वल शेयर लेने का तो वो ले। कई बार ऐसा करती है फीमेल्स की आफ्टर मैरिज वो अपना शेयर नहीं लेती है और अपने भाइयों को और मदर को ही दे देती है अपना हिस्सा भी। तो वो चीज़ ना इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो रखना चाहता है या नहीं। अगर नहीं रखना चाहता तो उनको प्रॉपरली कोर्ट में लिख करके देना होता है, ठीक है, ये सब होता है। बाकी मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इस एक्ट के थ्रू, इस लॉ के अकॉर्डिंग sons, daughters and their mothers can get an equal share of family property। तो आपको ना ये चीज़ याद रखने की, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो था ना वो 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ। स्क्रीन पर आप देख सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था ना बेटा, वो आया है 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है ना, सेम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ, आ चुका है एसएससी में, ठीक है, एसएससी में पूछा जा चुका है ये। और आंसर क्या था? 2005। तो इसमें क्या है कि जो फीमेल्स के, जो मैरिड फीमेल्स स्पेशली, तो उनके साथ जितनी हिंसा होती थी, घरेलू हिंसा में क्या आ जाएगा, मारपीट भी आ जाएगी, या उनको वैसे मेंटली या फिजिकली हैरास किया जा रहा है, ठीक है, डाउरी की मांग करके और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो 90s की अगर बात करूँ तो 1990s में ये ना बहुत ज़्यादा हाई था। मतलब हर घर में कह लीजिए, या बहुत बुरी कंडीशन थी फीमेल्स की, और डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन था, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी एक्ट बनना होता है तो शुरुआत किसी ना किसी को करनी पड़ती है। तो शुरुआत हुई और फिर उसके बाद एनजीओज़ ने भी वर्क किया, सब ने मिलजुल करके प्रोटेस्ट किए, नारे लगाए, और फिर जाकर के 2005 में ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ। तो आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मतलब कि जो घरेलू हिंसा होती है ना, जो हिंसा होती है वीमेंस के साथ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे, कि भाई उनके साथ कोई मारपीट ना हो, कोई दुर्व्यवहार ना हो, ठीक है, उनकी भी रिस्पेक्ट हो, इक्वल शेयर हो घर में। तो वो चीज़ इस एक्ट के द्वारा उनको ये सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। बेटा आर्टिकल नंबर 22 ना मैंने पार्ट 1 जब सिटीजन्स राइट का कराया है ना उसमें भी कराया है आपको, ठीक है, मौलिक अधिकार, क्योंकि 12 से 35 आर्टिकल अनुच्छेद तक आपका क्या आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं ना, तो आर्टिकल नंबर 22 भी उसी में था। और ये लेकिन इसमें मैंने इस वजह से क्लब किया है क्योंकि अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ना वो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक में गिवन था और कुछ राइट्स गिवन थे, तो वो चीज़ भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। बाई चांस आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में देखने का मिले तो आप उसको कर सको अटेम्प्ट। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर कोई भी अरेस्ट होता है ना उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स है, क्या है वो देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। ये बताना ज़रूरी है अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, किसी को पुलिस कस्टडी में ले रही है, ठीक है, तो उसको जो भी अपराधी है या जिसको भी ऑफेंडर मान रही है उनको बताने का पूरा हक है, या वो पूछ सकते हैं कि हमें किस बेस पर, हमें किस जुर्म के लिए, क्या ऐसा अपराध किया है जिसलिए आप हमें क्या कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, पूरा हक है पर्सन का जानने का, ये नहीं है कि पुलिस आई और उठा करके ले गई, ठीक है। तो वो भी उनका भी बताने का हक है, साथ में आपका भी राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक है, ठीक। फिर नेक्स्ट आपको जानने की ज़रूरत है द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है। 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है जो भी अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट राइट की अगर बात करें तो राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। अगर कोई किसी को अरेस्ट किया है या कस्टडी में लिया है तो उनको बुरी तरीके से ट्रीट या फिर टॉर्चर नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कि उनका क्राइम साबित नहीं हो जाता, जब तक ये नहीं हो जाता कि हाँ इन्होंने नहीं किया है या कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि इसने मेरे घर में चोरी की है, आपने शक के बिहाफ पर, ठीक है, कि भाई किसी ने कंप्लेंट कर दिया, FIR लिखवा दिया। FIR की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताओगे ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है कि FIR की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है बेटा। अच्छा मैं कह रही हूँ कि भाई मान लीजिए किसी ने कहा कि फलाने ने चोरी की है मेरे घर में और पुलिस ने जो FIR थी उसके बेसिस पर उसको पकड़ लिया, ठीक है। एक शक था कि उन्होंने की होगी, लेकिन ये नहीं है कि वहाँ जाकर के कस्टडी में अगर पुलिस ने लिया है तो जाते ही उनको दे धनादन उनकी धुलाई करनी शुरू कर दी कि बताओ तुमने कहाँ रखा है वो सामान या कुछ भी जो भी चोरी किया है। तो बेटा मेन चीज़ मेरे कहने की बात ये है कि अगर जब तक कि क्राइम सिद्ध नहीं हो जाता या पूरा ठोस सबूत नहीं मिल जाता ना, तब तक उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार या फिर टॉर्चर नहीं कर सकती पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो कन्फेशन जो भी माफ़ी मांग रही है, अगर कोई अपराधी है कह रहा है कि भाई वो है ना कि चोर अगर चोरी करता है ये थोड़ी ना कहता है कि मैंने ही चोरी किया है ना, तो कन्फेशंस अगर कोई कर रहा है पुलिस कस्टडी में तो उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा, उसको सबूत नहीं माना जाएगा कि हाँ ये चीज़ सच कह रहा है, ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट राइट, ठीक है, तो वो है कि कोई भी लड़का अगर 15 साल की आयु से कम है या फिर कोई भी महिला है तो उनको पुलिस स्टेशन में सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए, सिर्फ पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। ये राइट है और बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। तो ये भी आपका आर्टिकल नंबर 22 में आ जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो द SC एंड ST एक्ट कब आया, 1989 में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, NCERT बुक्स में है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़। बेसिकली ये एक्ट आया क्यों, क्योंकि जो आपकी माइनॉरिटीज़ थी ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उनके साथ ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर या बहुत इल ट्रीटमेंट होता था, दुर्व्यवहार होता था, बहुत कुछ उनको सहना पड़ा। तो इस वजह से ये एक्ट आया, जानते हैं और इन्फॉर्मेशन इस एक्ट के बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स मेड बाय दलित्स एंड अदर्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली द इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलेशन दलित्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स फेस इन एन एवरीडे यूज। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली प्रतिदिन जो भी अत्याचार सहन कर रहे थे दलित्स या फिर ट्राइबल पीपल, तो उसके खिलाफ
उसके खिलाफ बना था ये एक्ट, जो कि पास हुआ 1989 में, SC एंड ST एक्ट। ठीक है, तो इसमें बेटा आप सबको पता है कि जितने भी ट्राइबल पीपल है जो फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है, तो वो अपने वहीं की जो फॉरेस्ट को ही अपनी प्रॉपर्टी मानते थे। ठीक है, वही उनका लैंड था, वहीं से वो रिसोर्सेज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ही उनका वही था। ठीक, तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी अलग थी, लेकिन फोर्सफुली क्या हुआ कि वहाँ पर डैम्स बना दिए गए, वहाँ पर उनकी जगह छीन करके उनको वहाँ से डिस्प्लेस करके हटा दिया गया फोर्सफुली, और वहाँ पर माइनिंग का काम कर दिया, वहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी। ठीक है, बांध बहुत सारे बना दिए और भी अन्य प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। तो हुआ क्या कि इनके साथ ना बहुत ही अत्याचार इनको सहन करना पड़ा फोर्सफुली। अब जीना रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए, ठीक है, तो इनको फिर ये अलग जगह पर या फिर फॉरेस्ट से निकल कर के शहर में आए कि भाई हमें कमाना ज़रूरी है, बालक बच्चे होते हैं, तो उन सब के लिए इनकी बोली अलग, मेन स्ट्रीमिंग में इनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि संथाली एंड ऐसी इनकी लैंग्वेज होती है जो हर कोई हिंदी या इंग्लिश से काफ़ी अलग है, या अन्य लोग उनको समझ पाए इजीली, तो वो चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ है कि स्कूल्स में अगर बच्चों का दाखिला कराए तो बच्चों को इतना कुछ सहन करना पड़ रहा है कि ये कैसी लैंग्वेज, बच्चे उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये कैसी लैंग्वेज बोलता है, ये कैसे दिखता है एंड ऑल। और तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो अत्याचार होते थे दलित्स की अगर बात करूँ तो भाई आपका जो शेड्यूल कास्ट में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो चीज़ छुआछूत की कि भाई ये चीज़ नहीं छू सकते हो, ये आपको पोस्ट नहीं मिल सकती है पब्लिक सर्विसेज में एंड ऑल। तो बहुत सारे अत्याचार इन्होंने सहन किए, तो इसी के खिलाफ ये एक्ट आया था जो 1989 में, और इसको कहा गया SC एंड ST एक्ट 1989। बिल्कुल याद रहना चाहिए कब आया, कब इम्प्लीमेंट हुआ। आगे मूव ऑन करते हैं। एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22, ठीक है, आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को ना राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है कि उनको ना लॉयर डिफेंड करेगा। ठीक है, उनको लॉयर डिफेंड करेगा, और ये चीज़ ना एक और जगह पर दी गई है, वो आपको और देखना चाहिए। आर्टिकल 39A किस में आ जाएगा बेटा? 36 से 51 आर्टिकल किस में? हमारे DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है ना। तो 39A भी किस में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ही पार्ट है। तो बेटा ये वाले आर्टिकल के अकॉर्डिंग कहते हैं कि द स्टेट टू प्रोवाइड, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज़ अनेबल टू इंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी गरीब इंसान के ऊपर केस कर दिया और वो केस झूठा है, मान लो। अब गरीब इंसान है तो आपको ये पता होगा कि भाई कोर्ट में अगर हम लॉयर्स को हायर करते हैं या कितना खर्चा होता है, उनकी प्रॉपर फीस एंड ऑल, तो गरीब इंसान कैसे उसको फुलफ़िल कर सकता है, कैसे अपना केस लड़ सकता है अगर उनके ऊपर कोई केस चल गया तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टेट है ना, स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉयर प्रोवाइड करती है उनको, जो उनके लिए फेयर ट्रायल करता है और पूरा प्रॉपरली, जैसे आप फीस दे करके लॉयर्स हायर करते हो ना, उसी वे में बहुत अच्छे से वो केस लड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। कोई अगर गरीब है, कोई अगर कर्जदार है, किसी के पास इतने पैसे नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है, तो उनके लिए एक प्रावधान है कि स्टेट गवर्नमेंट उनको लॉयर प्रोवाइड करेगा जो इनके बिहाफ पर केस लड़ेगा और प्रॉपरली, बिल्कुल लीगली, फेयरली और जस्टिस उनको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फेयर ट्रायल होगा वो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कि सिटीजन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू वोट। सबको पता होगा ये तो, लेकिन फिर भी बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। कुछ और बेसिक चीज़ें इसमें डाली हुई है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं। तो अगर राइट टू वोट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 326 में ये दिया हुआ है कि इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल कौन सा है बेटा? लोकसभा है या राज्यसभा है? लोकसभा है ना। हाउस ऑफ द पीपल क्या है? लोकसभा। एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधानसभा ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज।
तो जो भी इलेक्शंस होंगे ना लोकसभा के और विधानसभा के, वो एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आपको बताया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट जब पढ़ाई थी, ठीक है, विधानसभा विधान परिषद जब कराया था। अगर नहीं देखा तो देख सकते हो, आपका बेस है, समझ जाओगे सारी चीज़ें, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करती हूँ, फिर एक बार बताना ज़रूरी है। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में बेटा क्या है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान अगर 18 आयु का है या फिर 18 वर्ष की आयु से अधिक है, तो उन सब को वोट डालने का पूर्ण अधिकार है। उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ग्रेड, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। ये नहीं है कि भाई वीमेन को या ट्रांसजेंडर को या धर्म के नाम पर कोई इनमें भी राजनीति होगी कि आप वोट डाल सकते हो, आप नहीं डाल सकते हो, कोई गरीब है वो वोट नहीं डाल सकता, सब समान है। इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ा था ना कल, पार्ट 1 में पढ़ाया था सिटीजन्स राइट में, देख लेना उसको, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सब बराबर है। और ये जो एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स और वो सब बताया था कि भाई कोई उपाधि नहीं है, सबको इक्वल करने के लिए वो जो टाइटल्स जो ब्रिटिश रूल में थे ना, ब्रिटिश एम्पायर ने दिए हुए थे लोगों को कि राय बहादुर और राजा महाराजा के टाइटल्स, वो सब भी इसी वजह से अबॉलिश हुए क्योंकि सबको समान करना है, ठीक है। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, तो वो चीज़ है एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। कई बार क्वेश्चंस आ जाता है, इसमें से देखने को मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो देखते हैं वो ये है कि बेटा पहले जो वोट डालने की आयु थी ना वो थी 21 वर्ष, लेकिन जिसको घटा करके 18 वर्ष किया गया, ठीक है। और यह जो 18 वर्ष किया गया है, ये जो एज घटाई गई है, ये 61वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा घटाई गई है, ठीक है। 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ, संशोधन जो हुआ था 61st था, 1988 में ये हुआ, जिसके द्वारा वोटिंग एज को कम किया गया लोकसभा और आपके विधानसभा के इलेक्शंस में। 21 से 18 की गई है आयु, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, सिटीजन राइट है तो याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्वेशन फॉर द SC एंड ST इन पब्लिक सर्विसेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 335। तो बेटा आर्टिकल 335 के अनुसार जो आपको रिजर्वेशन देखने को मिलती है ना पब्लिक सर्विसेज में या गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो वो चीज़ प्रोवाइड की गई है। क्वेश्चन आ चुका है SSC में, तो याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो कोटा मिलता है ना SC और ST को पब्लिक सर्विसेज में, तो वो संविधान के अनुच्छेद 335 के अंदर आता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 37 अंडर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। तो याद रहनी चाहिए ये चीज़। पार्ट 1 जब कराया था मैंने आपको बताया था बेटा कि जो आपका आर्टिकल 32 है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बताया था ना, जिसको BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट कहा है, ये चीज़ें कही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी पर्सन को लगता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको छीना जा रहा है, वो वॉयलेट हो रहे हैं, तो वो कोर्ट में मूव ऑन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर कोई ऐसा लगता है उल्लंघन हो रहा है कि ऐसा कुछ भी, तो उसमें ये कोई प्रावधान नहीं है कि वो कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है आर्टिकल नंबर 37 में। पार्ट 4 में आया है आपके DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रहनी चाहिए ये चीज़ भी। इसके अलावा कुछ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हो आप। आर्टिकल नंबर 42 की अगर बात करूं तो उसमें है कि भाई एम्प्लॉयर को मैटरनिटी बेनिफिट्स मिले, ठीक है, कोई एम्प्लॉयर है उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिले। आर्टिकल 43 की बात करूँ तो टॉक्स अबाउट लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। तो इसमें क्या है आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग कि सरकार को एम्प्लॉयमेंट निकालनी चाहिए, भर्तियाँ निकालनी चाहिए, ठीक है, रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि सबके जो है वो अपना मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब रोटी कपड़ा मकान वो जुटा सके और जी सके। तो इसलिए आर्टिकल 43 में आ जाती है ये चीज़। आर्टिकल 43A की बात करूँ तो इसमें डिफरेंस है 43 में और 43A में। 43A में कहा गया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने में
जो लोगों की, वर्कर्स की भागीदारी है, उस चीज़ के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 44 बहुत जगह पर आ चुका है, पिछले साल भी ये SSC CHSL में देखने को मिला है। बिल्कुल याद रखना ये चीज़ कि आर्टिकल 44 डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। ठीक है, याद रहनी चाहिए ये चीज़। दास ग्रेड 2 में भी आ चुका है, DSSS में भी, और भी बहुत जगह पर देखा जा चुका है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखते हैं, बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर बात की गई है। तो आर्टिकल 45 की अगर बात करूँ, आपको पता है कि 36 से 51 किस में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये किस में है, पार्ट 4 में दिया है। ठीक है, तो जो DPSP है ना बेटा, ये हमें प्रोवाइड करता है डायरेक्टिव ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। ठीक है, ECCE के नाम से भी जानते हैं, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ECCE, तो इसकी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 21A, फंडामेंटल राइट्स जब कराया था ना पार्ट 1 कल, तो ये क्वेश्चन पूछा था और आंसर जिसने दिया था भाई ठीक था वो। ठीक है, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है, पार्ट 3 में है हमारे फंडामेंटल राइट्स, बता चुकी हूँ। कहाँ से, अमेरिका से हमने अडॉप्ट की है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, अंडर पार्ट 3 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, 14 वर्ष की आयु तक राइट टू एजुकेशन। 11th फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी हमारे जो मौलिक कर्तव्य है ना बेटा, उसके अंदर भी बात की गई है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी इज रिलेटेड टू दैट एवरी पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, विच वॉज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ना 2002 में ही जोड़ी गई है। पहले हमारे जो मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वे थी 10, 11वीं जोड़ी है 86वां अमेंडमेंट संशोधन किया है संविधान में, और 2002 में ये जुड़ी है, जिसके अंदर है कि हर एक पेरेंट की, हर एक गार्डियन की ये ड्यूटी है कि अपने जिनके भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु में हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, याद रहना चाहिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 86 था, कौन से ईयर में, 2002 में। टोटल अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हो गई है, 11 हो गई है। ठीक है, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट एक और चीज़ है राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले ना बेटा फंडामेंटल राइट होता था, फंडामेंटल राइट पहले कितने थे, 7, अब कितने हैं, 6। ठीक है, फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 के अंदर आता था, लेकिन इसको 44वें या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा एबॉलिश कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, और इसको अब एक लीगल राइट माना जाता है। और ये अब किसके अंदर आता है, अंडर आर्टिकल 300A के अंदर आता है, अंडर पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 12 और आर्टिकल 300A जो रिलेटेड है वो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी से। ठीक है, पहले ये क्या था, फंडामेंटल राइट, ये भी कई जगह पर पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट आपको जानना ज़रूरी है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI, जो आप कहते हो ना कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, हमारे पेपर क्यों नहीं हो रहे, RTI लगा करके देखते हैं। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में जो लगाते हो आप, तो वही है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ। ये इट केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हुआ, और इसके लिए ना इंफॉर्मेशन कमीशन भी सेटअप किया गया है, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, ये देखने के लिए कि इस एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सुचारू रूप से हो रही है या नहीं। ठीक है, अगर कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके ऊपर पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। अगर वो डिले करते हैं या फिर नहीं देते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी का भी प्रावधान है। तो ये है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो बेटा ये था आपका सिटीजन्स राइट्स पार्ट 2। कैसा लगा बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।
नए जुड़े हो चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और फेसबुक ग्रुप भी है, उसका लिंक और जो प्लेलिस्ट मैंने बताई कि ईवीएस की प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और सारी वीडियोस आपको एक जगह पर मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।